हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम पंचायती राज पर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। विभिन्न समितियां जो कि पंचायती राज से संबंधित है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या ग्राम पंचायत होती है, क्या पंचायत समिति होती है, नगर पालिकाएँ क्या होती है, नगर पंचायत क्या होती है और इनके कार्य व अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन इन सभी चीज़ों पर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो भारत में स्थानीय स्वशासन या फिर जो पंचायती राज है तो उसको प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है और इसीलिए रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय शासन महात्मा गांधी की संकल्पना राम राज्य या ग्राम स्वराज्य का परिष्कृत रूप है। तो महात्मा गांधी की एक कल्पना थी कि राम राज्य स्थापित हो या फिर ग्राम स्वराज्य की स्थापना की जाए और इसी के तहत जो है स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। गांधी जी की इस संकल्पना को फलीभूत करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे, जो कि 1993 में 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संभव हुआ। ठीक है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ और समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज को स्थापित किया जाए और जिस सिफारिश को स्वीकार भी कर लिया गया। साथ ही सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित या इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कहा गया। तो बेसिकली नींव कहाँ से पड़ी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों से। पंचायती राज और नगर पालिका प्रणाली को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत स्थानीय शासन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर की सरकार को सामने ला खड़ा दिया। ठीक है। तो बेसिकली स्थानीय शासन किसके परिणाम स्वरूप जो है तीसरे स्तर की सरकार के रूप में सामने आया? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी और उसी दिन इसे संपूर्ण राज्य यानी कि राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया। किंतु वांछित सफलता प्राप्ति में कमी ने इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया और इसके लिए बहुत सारी समितियों का फिर से गठन किया गया और फिर से बहुत सारी समितियों ने अपनी अपनी सिफारिशें दी और पंचायती राज को इन सिफारिशों के तहत और भी मजबूती मिली। आइए अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कब ये 73वां संविधान संशोधन कब जो है पारित किया गया, तो 1992 में। विभिन्न समितियों की सिफारिशों पर मनन चिंतन के पश्चात 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 विविध विशेषताओं के साथ पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। तो ये पारित कब हुआ? 1992 में और अप्रैल 1993 में इसको जो है पारित पूरी तरह से लागू कर दिया गया। वर्तमान में इस अधिनियम के तहत ज़्यादातर राज्यों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है। पश्चिम बंगाल जो है एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 से 243 अ विशेष उल्लेख करता है। तो ये जो अनुच्छेद है वो पंचायती राज के संबंध में है। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। जिला परिषद स्थानीय ग्रामीण स्वशासन में शीर्ष स्थित है और शीर्ष स्तर पर जिला परिषद, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिला परिषद के बारे में एक बार कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं। तो जिला परिषद स्थानीय स्वशासन की शीर्ष संस्था है जो मध्य स्तर पर तथा ग्रामीण स्तर पर पंचायतों और प्रखंड समिति के मध्य समन्वय स्थापित करता है। ठीक है। तो सबसे टॉप पोजीशन कौन सी है पंचायती राज में? तो जिला परिषद है। जिला परिषद का गठन जिला परिषद निम्नलिखित से मिलकर गठित होती है। सामान्य तौर पर जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान इसमें होते हैं। उस जिले के निर्वाचित सांसद और विधानसभा सदस्य और जिला विकास अधिकारी इसके सदस्य होते हैं।
जिला परिषद के सदस्यों में से एक को जिला परिषद का अध्यक्ष चुना जाता है। जो जिला परिषद के जितने भी सदस्य होंगे उनमें से किसी एक को जिला परिषद का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। इसके कार्य व अधिकार क्या होते हैं? जिला परिषद एक समन्वय तथा पर्यवेक्षण करने वाला निकाय है जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, जो निम्नलिखित कार्यों को संपादित करता है। तो देखते हैं अभी कौन कौन से इसके कार्य हैं। पंचायत समिति से संबंधित कार्य, पंचायत समिति के विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, पंचायत समिति में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान वितरित करना। तो ये होते हैं जिला परिषद के कार्य। पंचायत समिति को बजट योजना के अनुसार निरीक्षण और निर्देश देना। तो पहला है कार्यक्रमों और योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। देन है सरकार जो भी अनुदान देती है वो पंचायत समितियों में वितरित करना और बजट योजना के अनुसार उसको निरीक्षण करना और उसको प्रॉपर गाइडेंस या निर्देश देना। ग्राम पंचायत से संबंधित कार्य कौन कौन से हैं? जिला परिषद राज्य सरकार तथा पंचायतों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करती है। पंचायतों के कार्य की प्रगति की सूचनाएं राज्य सरकार तक पहुंचाती है और दिशा निर्देश जारी करती है। जिला परिषद ही जो है पंचायतों में क्या कुछ कार्य हो रहा है तो ये सूचनाएं सरकार को पहुंचाने का काम कौन करती है? जिला परिषद। जिले से संबंधित कृषि तथा उत्पादन के कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से पूरा कराना होता है। प्रमुख तथा प्रधानों के सम्मेलन आयोजित करने होते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य की प्रगति के लिए प्रभावी कार्य करना। विकास कार्यों के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना। तो ये सब कार्य किसके होते हैं? जिला परिषद के। देखते हैं जिला परिषद की आय के साधन क्या है। जिला परिषद को अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए छोटे छोटे कर लगाने का अधिकार है और उसकी आय का प्रमुख साधन राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि है। तो राज्य सरकार से ही बेसिकली धन प्राप्त होता है जिला परिषद को। अब देखते हैं पंचायती राज से संबंधित समितियां। तो सबसे पहले हमारे पास है बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे और इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति पड़ा। 1957 में इसका गठन हुआ था। 1957 से 58 में इसने जो है काम किया और इसकी सिफारिश से क्या थी? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मेन त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना जिसमें जिला परिषद, प्रखंड समिति, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये थी इसकी सिफारिश है। तो बेसिकली इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश दी थी। नेक्स्ट समिति थी अशोक मेहता समिति। अध्यक्ष इसके अशोक मेहता थे। 1977 से 78 में इसका गठन हुआ था। इसने द्विस्तरीय, इसमें पंचायती राज की स्थापना मंडल पंचायत और जिला परिषद की सिफारिश इसके द्वारा की गई। राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व और 4 वर्षीय जो है कार्यकाल इसमें पंचायत, मंडल पंचायत और जिला परिषद का डिसाइड किया गया। देन 86-87 में LM सिंघवी समिति जिसमें अध्यक्ष थे लक्ष्मी मल सिंघवी और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसके तहत सिफारिश दी गई कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसके अलावा न्याय पंचायतों का गठन किया जाए और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाए। नेक्स्ट थी 89 में PK थुंगन समिति। इसके अध्यक्ष थे PK थुंगन और इन्होंने जिला नियोजन में राजनीतिक और एवं प्रशासनिक संरचना की स्थापना जो है सिफारिश बेसिकली करी थी और इसके अलावा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश भी PK थुंगन समिति द्वारा की गई। ठीक है, तो ये चारों की चारों समितियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पंचायत समिति। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना में मध्य स्तर पर पंचायत समिति है और इसे पंचायत समिति, क्षेत्र समिति और आंचलिक परिषद भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षेत्र समिति किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको पंचायत समिति टिक करना है। आंचलिक परिषद किसे कहते हैं? तो दिस इज ऑल्सो पंचायत समिति। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? पंचायत समिति का गठन संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रमुख, कुछ महिला प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि से मिलकर होता है। कुछ राज्यों में कुछ सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। पंचायत समिति की अध्यक्षता के लिए प्रमुख का चुनाव किया जाता है। प्रमुख को प्रधान और चेयरमैन के नाम से भी जाना जाता है। अब डिस्कस करते हैं इसकी आय के साधन क्या है। तो पंचायत समिति अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि पर निर्भर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पंचायत समिति के कार्य एवं अधिकार। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड समिति का मुख्य कार्य
पालिका अधिकारी होता है, बीडीओ के अधीन सहायक अधिकारी और ग्राम विकास कर्मचारी होते हैं जो पंचायत समिति द्वारा नियोजित कार्यों को क्रियान्वित करता है। ठीक है, तो जो बीडीओ होता है उसके अधीन कौन होता है? सहायक अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी। जिसका मेन काम क्या होता है? जो पंचायत समिति द्वारा नियोजित कार्यों को क्रियान्वित करता है। पंचायत समिति क्षेत्रीय विकास के लिए योजना और कार्यक्रम बनाती है और राज्य सरकार की सहमति से उसे लागू करती है। तो पंचायत समिति योजनाएं बनाती है, क्षेत्रीय विकास के लिए कार्यक्रम बनाती है और सरकार की सहमति के अनुसार उसे लागू करती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का काम भी किसका होता है? पंचायत समिति का। क्षेत्र में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छता, संचार के विकास के लिए कार्य करती है। इसके अलावा समिति जो है ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करती है, ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर जो महत्वपूर्ण सुझाव देने होते हैं ग्राम पंचायत को, तो पंचायत समिति वो भी देती है। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राम पंचायत। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सतही स्तर पर 3 प्रकार की संस्थाएं होती है और इसमें ग्राम सभा, पंचायत और न्याय पंचायत जो है ये संस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे पंचायत क्या होती है और न्याय पंचायत क्या होती है। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा एक या अनेक छोटे छोटे गांव से मिलकर बनी सभा होती है और गांव की यह सभा व्यवस्थापिका का कार्य करती है। तो गांव के जो छोटे छोटे गांव है, एक या अनेक, उनसे उनकी जो सभा होती है उसको ग्राम सभा कहा जाता है। यह एक स्थायी संस्था है और गांव का हर व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका है वो इसका मेंबर होता है। उसका नाम वहाँ की मतदाता सूची में शामिल हो तो वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं? तो ग्राम सभा ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा ग्रामों के लिए नीति बनाती है, गांव के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। ग्राम सभा के प्रत्यक्ष मतदान से ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष मतदान करती है और ग्राम पंचायत का गठन इसके तहत होता है। अब हम डिस्कस करते हैं पंचायत क्या होती है। तो पंचायत का गठन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा होता है। पंचायत के प्रमुख का चुनाव ग्राम की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम प्रमुख को मुखिया, सरपंच तथा प्रधान के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कई जगह पे इसको मुखिया बोला जाता है, कई जगह पे सरपंच तथा कई जगह पर प्रधान। ठीक है, चलिए। पंचायत में एक मुखिया या सरपंच तथा कुछ पंच होते हैं और इन पंचों की संख्या विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती है। पंचायत के शेष पंचों का चुनाव ग्राम सभा करती है। तो ग्राम सभा ही पंचों का चुनाव, सरपंच का चुनाव करती है। पंचायत के कार्य क्या होते हैं? तो पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है जो 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर कार्यों को संपादित करती है। यानी कि ग्राम पंचायत को 29 विषयों पर कार्य करने होते हैं। तो इनमें से कुछ है नागरिक संबंधी कार्य, कुछ है जन कल्याण कार्य, कुछ है विकास कार्य। तो नागरिक संबंधी कार्य जिसमें पंचायत जो है नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य, जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, आवागमन के साधन, संचार व्यवस्था, शिक्षा इत्यादि के संबंध में प्रावधान करती है। प्रकाश की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था जो है उपलब्ध करवाना बेसिकली किसका काम होता है? पंचायत का काम होता है। ठीक है, देन है जन कल्याण के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो पंचायत जो है कल्याण के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए परिवार नियोजन, जन्म पंजीकरण, मृत्यु पंजीकरण, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी योजनाएं, कृषि तथा पशुपालन को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। तो ये है पंचायत के कुछ जन कल्याण संबंधी कार्य। विकास कार्यों में बात करें तो पंचायत ग्रामीण विकास के लिए सड़क, कुआं, हैंडपंप, नालियां, पुलियां आदि तथा इंदिरा विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। ठीक है, अब पंचायत इतने सब काम करती है तो इसकी आय के क्या क्या साधन होंगे? तो पंचायतें अपने दायित्व के निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर रोपण कर सकती है। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है पंचायत लगा सकती है। वह गृह कर, चुंगी कर, वाहन कर, हाट कर, पशुओं के क्रय विक्रय पर कर लगाती है। पंचायतें पंचायत भवन, तालाब आदि को पट्टे पर यानी कि ठेके पर देकर धन प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंचायतों को विभिन्न कार्यों व योजनाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि प्राप्त होती है। तो सरकार से भी इसको मिलता है,
जो है वित्त, और इसके अलावा वह जो है विभिन्न तरह के कर लगा सकती है, भूमि को ठेके पर दे सकती है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं न्याय पंचायत क्या होती है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय अपराधों की या समस्याओं के निपटारे के लिए न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई होती है, जो कि पंचायत स्तर पर अपराधों और समस्याओं के निपटारे के लिए बेसिकली बनाई गई होती है। इसका गठन ग्राम पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर होता है। तो ग्राम पंचायत जो भी सदस्य डिसाइड करेगी वही इस न्याय पंचायत में के मेंबर होंगे। इसके कार्य व अधिकार क्या होते हैं? स्थानीय स्तर पर समस्याओं को निपटाने का यह प्रमुख न्यायिक मंच है। तो बेसिकली लोकल लेवल पर या बेसिक लेवल पर जो है न्याय पंचायत ही समस्याओं को निपटारा करती है समस्याओं का। न्याय पंचायत 500 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है, किंतु वह कारावास की सज़ा नहीं सुना सकती है। इसके निर्णय के विरुद्ध साधारणतः अपील नहीं होती है, किंतु अधीनस्थ न्यायालयों में इसे अपील के लिए पेश किया जा सकता है। ठीक है, न्याय पंचायत को गांव के छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों में निर्णय देने का अधिकार है। न्याय पंचायत में किसी अधिवक्ता की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाएँ स्थानीय नगरीय शासन में नगर पालिका प्रणाली का प्रावधान है। तो नगरों में जो शासन करने के लिए जो प्रावधान किया गया है स्थानीय नगरीय शासन में, तो वो है नगर पालिका प्रणाली। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 तय से 243 या 6 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार निम्न 3 प्रकार की नगरीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहली है नगर पंचायत, उसके बाद नगर पालिका परिषद और देन नगर निगम। तो सबसे पहले देखते हैं नगर पंचायत क्या होती है। संक्रमणशील क्षेत्र के लिए वह क्षेत्र जो ग्रामीण व शहरी दोनों का सम्मिलित रूप है, यानी कि जहाँ पर बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि 10,000 से 20,000 की जनसंख्या जिस क्षेत्र में होगी तो वो होगा नगर पंचायत। और ये बेसिकली ऐसा क्षेत्र है जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही सम्मिलित है। ठीक है, उसके बाद क्या है नगर पालिका परिषद। छोटे छोटे नगरों के लिए 20,001 से 3 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर पालिका परिषद, ये छोटे छोटे नगर होते हैं, उनमें नगर और गांव जो है उनका मिक्सअप होता है। ठीक है, नगर पंचायत में। और देन है नगर निगम। तो नगर निगम बड़े बड़े नगरों के लिए जहाँ की जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो, तो वहाँ पर स्थानीय नगरीय शासन में नगर निगम की स्थापना की जाती है। किसी नगर को किस प्रारूप में रखा जाएगा, यह निर्णय लेने का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल को है। तो राज्यपाल ही डिसाइड करता है कि जो क्षेत्र है पर्टिकुलर वो नगर पंचायत होगा, नगर पालिका परिषद होगा या फिर नगर निगम होगा। चलिए अभी देखते हैं नगर पालिका का गठन। पहली बार नगर पालिका का गठन 1687 में किया गया मद्रास में। प्रत्येक नगर पालिका को कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, वार्ड। ठीक है, और नगर पालिका के जो सदस्य है वो इन्हीं वार्डों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानमंडल की विधि अनुसार चुने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा राज्य की लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता हैं, राज्य की राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य नगर पालिका के मतदाता होते हैं। नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति और कुछ समितियों के अध्यक्ष को नगर पालिका में प्रतिनिधित्व सदस्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग जो विशेष तरह का ज्ञान रखते हैं या फिर कुछ समितियों के अध्यक्ष जो है वो भी नगर पालिका में प्रतिनिधित्व सदस्य होते हैं। आइए देखते हैं नगर पालिका का कार्यकाल। नगर पालिका अपने पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक अपने अस्तित्व में बनी रह सकती है, किंतु उसमें से पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है। और अगर इसका विघटन हो जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर उसका पुनर्गठन हो जाना चाहिए। पुनर्गठित नगर पालिका विघटित नगर पालिका के शेष कार्यकाल तक कार्य करेगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं सदस्यों की योग्यताएं। नगर पालिका के सदस्य होने के लिए क्या अनिवार्य योग्यताएं हैं। तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह पागल व दिवालिया न हो, वह सरकारी लाभ के पद पर आसीन न हो।
अभी देखते हैं नगर पालिका के कार्य क्षेत्र। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में वर्णित 18 विषयों पर कार्य करने का अधिकार नगर पालिका के पास है। विविध कार्यों को विविध समितियों के माध्यम से नगर पालिका संचालित करती है। तो विविध तरह की समितियां नगर पालिका जो है बनाती है और इन विविध तरह के कार्यों का संचालन करती है। वह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाती है और उन्हें क्रियान्वित करती है। वह समाज के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कार्य करती है। विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के हितों की रक्षा भी नगर पालिका करती है। वह नगरीय सुख सुविधाओं, सड़क, प्रकाश, पेयजल, सीवरेज इत्यादि की व्यवस्था करती है। अभी देखते हैं क्या कुछ जो है आय के साधन होते हैं। तो आय के साधन, नगर पालिका को आय किस तरीके से प्राप्त होती है। तो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को निम्न कार्य सौंप सकता है। कर, शुल्क, पथकर, फीसें, लगान आदि वसूल करने और उन्हें उपयोग करने की शक्ति दे सकता है। राज्य और नगर पालिका के मध्य करों का वितरण होता है। राज्य की संचित निधि से अनुदान और सभी धनराशियों के एकत्रीकरण के लिए एक कोष का गठन कर सकता है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? राज्य का विधानमंडल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।